दोस्त हम लोग हिस्ट्री का खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का खत्म करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर ना हो पाएगा ना तो कुछ देर का वीडियो रहेगा। आपको ये वीडियो आधा घंटा या 30 मिनट के बाद ही रहेगा। कारण क्या है कि देखिए मेरा 5G इंटरनेट चल रहा है और हमको चल कर रहा है, चलता है, हमेशा चलता है, लेकिन मेरे लोकेशन पर नहीं चलता है। तो हमको जाना पड़ता है यहाँ से कुछ मीटर, 1 किलोमीटर है और यहाँ गाँव, तो उसके कवरेज में ना मेरा 5G पकड़ता है। एयरटेल का है, जियो का तो पकड़ लेता था नहीं है, लेकिन जिसके चलते हमको परेशानी हो रहा है। अब ठीक है दोस्त, राजनीति शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा 1 है, भाग हमारा 1 है, ठीक है ना। भाग ए से हमारे पास 2 बुक है। ये जो भाई आप देख रहे हैं ना, ये आपका भाग 1 है, ठीक है ना। ये कौन सा हमारा भाग 1 है और हम पढ़ेंगे आज चैप्टर में भाग 1 का, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये चैप्टर का नाम हमारा एक दलीय संप्रभुता, ठीक है ना। ये हमारा है एक दलीय संप्रभुता है दोस्त, चैप्टर है हमारा 1। पहले आप मिला लीजिए इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए। ये आपका इस चैप्टर जो है ना 2013 में 1 नंबरिया एगो पूछा है, यानी 13 ना हमको इस 23 में ही है 5 को पूछा है 1 नंबरिया, ठीक है ना। 2 नंबरिया 5 नंबर नहीं पूछता है। चलिए देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि देखिए स्वाधीनता आंदोलन का चरित्र समावेशी होने और कांग्रेस द्वारा इसकी अगुवाई करने के चलते कांग्रेस की तरफ अनेक समूह, वर्ग और हित के लोग आकर्षित हुए थे। स्वाधीनता आंदोलन का चरित्र समावेशी होने और कांग्रेस द्वारा इसकी अगुवाई करने के चलते कांग्रेस की तरफ अनेक समूह, वर्गों और हितों के लोग आकर्षित हुए थे। कहने का मतलब ये दोस्त, जब देश हमारा अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय अगर कोई पार्टी मेन था तो कांग्रेस था, ठीक है ना। आपको पता है कि कांग्रेस जो पार्टी है, ये जो कांग्रेस, इसको ए होम, जो ए ओ होम थे, उन्होंने इसका स्थापना किया था। लेकिन लोग इस कांग्रेस, देखिए जो लोग है ना भाई, इस कांग्रेस को ज्यादा क्यों सपोर्ट करते हैं, कारण क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा हमारा कैमरा ही है। देखिए लोग कांग्रेस को क्यों ज्यादा सपोर्ट करते थे। पहला कारण कारण क्या है ना कि उस समय हमारे देश में सिर्फ एक ही पार्टी था जिसका बोलबाला था, लोग इसी को जानते थे। तो ये जो कांग्रेस था, जब एक ही चीज रहेगा किसी भी देश में और वही हर व्यक्ति उसी चीज को काम करेगा, तो क्या लोग ज्यादा उसको प्यार नहीं करेंगे या फिर लोग उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि वो चीज सबको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश आजादी आजादी चाहिए था, तो आजादी में तो सब लोग तो साथ नहीं दे पा रहा था अपने से, लेकिन उनको क्या कहते, एक समूह चाहिए था कि इसके द्वारा, तो कांग्रेस वो समूह था जिसके द्वारा ये हमारा देश का मतलब की बात हम लोग आगे निकालते थे। तो लोग इसीलिए कांग्रेस ज्यादा उस समय पसंद करते थे। दूसरा पॉइंट कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का उभार एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में हुआ था। तीसरा पॉइंट कर रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय एवं अधिकांश राज्य स्तरों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दलीय शासन स्थापना हुआ। स्वतंत्रता प्रांति के बाद देश में एक आम चुनाव में राष्ट्रीय एवं अधिकांश राज्य स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दलीय शासन स्थापित हुआ। ये बताइए, जब देश के पहले से क्या था, देश जब 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 हमारा देश एथी हुआ था, क्या बोलते हैं, जब गुलाम था, तो उस समय कौन सा पार्टी उभरा था। लाइन आ गया। और कुछ थोड़ा आपको पंगा की आवाज आएगा तो हमको माफी चाहते हैं आपसे। लाइन आ गया, ठीक है ना। देखिए जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय चुनाव हुआ था ना, जब चुनाव हुआ था ना, तो जो कांग्रेस थी ना, उसको बहुत अधिकांश मात्रा में वोट मिला था, ठीक है ना।
उसका केंद्र से लेके और राज्य से लेके हर जगह उसका बोलबाला था। ठीक, कह रहा है कि सत्ता प्राप्ति के होड़ में शामिल अनेक व्यक्ति, छोटे छोटे राजनीतिक दल एवं हित समूह के प्रतिस्पर्धा के कारण कांग्रेस पार्टी की क्षमता धारा धीरे धीरे घटती गई। देखा, सत्ता प्राप्ति के होड़ में शामिल अनेक व्यक्ति, सत्ता प्राप्ति के होड़ में देखिए कुछ लोगों के मन में ना एथी हुई, चलो हम कैसे आज देखिए हमारे देश में ना हमारे नरेंद्र मोदी गए थे घाना, तो वहां पर बोले थे उस देश के घाना के पार्लियामेंट में, संसद में, कि हमारे देश में लगभग 500 550 समथिंग पार्टियां हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में जैसे देखिए कांग्रेस एक अलग पार्टी हो गया, एनडीए अलग पार्टी हो गया, क्या बोलते हैं आरजेडी अलग पार्टी हो गया, बीजेपी अलग पार्टी हो गया, जन सूरज अलग पार्टी हो गया। ये सब पार्टी है ना, ऐसे हमारे देश में छोटे बड़े लेके मिला के पूरा पूरा देश की बात करें तो दोस्त 550 से प्लस पार्टियां है। ठीक है ना, सब लोग का मन में आया था ना, मतलब जैसे देश तो आजाद हुआ लेकिन उस समय चुनाव कोई था तो मतलब जीता वही था, कौन, कांग्रेस जीता था। लेकिन सबके मन में आया था ना कि चलो मतलब हम लोग भी इसमें आ जाए, यानी मतलब अलग अलग पार्टी बना जाए। ठीक है ना, सत्ता प्राप्ति घोर में शामिल अनेक व्यक्ति, छोटे छोटे राजनीतिक दल एवं हित समूह के प्रतिस्पर्धा के कारण कांग्रेस पार्टी की क्षमता धीरे धीरे घटती गई। मतलब लोग ना कांग्रेस से थोड़ा सा ऐसी होने लगे, ऐसे लोग छोटी छोटी पार्टियां बना रहे थे, तो जब छोटे छोटे पार्टियां बनेगी तो जरूर भाई आपका इधर से उधर बिखराव होगा ना। इसी समय भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी तथा स्वतंत्र पार्टी ने अपने अपने जनधारा में वृद्धि करना प्रारंभ किया था। कह रहा है कि देखिए जब कांग्रेस का आपका जो हमारे कांग्रेस में जो कांग्रेस था इसका कुछ एथी कम हो रहा था, उस समय जो ये आपका भारतीय जनसंघ है ना, भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी, ये स्वतंत्र पार्टी ने, ये जो पार्टी है जनसंघ पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये जो थे ना ये का के ना अपने अपने जनसाधारण जनाधार में वृद्धि करना प्रारंभ किया। मतलब ये लोग अब गत तरक्की करने लगे। ठीक है ना, ये लोगों को पता लगी आप हमको दीजिएगा तो हम आपको ऐसे मतलब कि पूरा सपोर्टिंग का जाने लगा। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है ना दोस्त, कह रहा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। हमारे आंसर था डॉक्टर राधा कृष्ण थे। ठीक है ना, कौन थे, राधा कृष्ण। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्त कब हुआ था, 1957 हुआ था। कब हुआ था, 1957 में हुआ था। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आंसर का हमारा सी राजगोपालचारी था। कौन था, सी राजगोपालचारी। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है ठीक है ना दोस्त, देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारे आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 5 नंबर प्रश्न करेगा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो दोस्त हमारे आंसर कौन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। किसने किया था, तो ए.ओ. हुम ने किया था। देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। साथियों हमारे आंसर होगा सभी ने अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन की शुरुआत किया था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ठीक है ना, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो दोस्त हमारे आंसर है 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न बोला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। साथियों हमारे आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 9 नंबर प्रश्न बोला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आंसर हमारा 1906 में। कब हुआ था, 1906 में। ठीक है ना, बोल रहा है 10 नंबर की ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारे आंसर होगा जे एस मिल होगा। कौन होगा, जे एस मिल। 11 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व तो नहीं है। साथियों आंसर होगा राजनीतिक दल। कौन होगा, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न बोल रहा है 12 नंबर
देखिए कह रहा है कि चुनाव अंक यानी कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। साथियों हमारे आंसर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है ना। 13वां प्रश्न बोल रहा है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। दोस्त हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोल रहा है 15 नंबर की राज्यसभा का सभापति कौन। राज्यसभा का सभापति होता है तो दोस्त कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। 17 नंबर प्रश्न बोला कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो दोस्त बहुदलीय व्यवस्था है। किस तरह का है? बहुदलीय। 18 नंबर बोला कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो साथियों हमारे आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कब होगा? क्या होगा? कैबिनेट मिशन। ठीक है ना। और बोला कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों हमारे आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वहां पर सी राजगोपालाचारी होगा। ये वाले ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। लेकिन इसमें कहा ना कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। कैसे दोस्त आपका जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज तो उस समय तो था ही। ठीक है ना। बाद में चला गया उसके बाद सी राजगोपालाचारी बने। बोला है भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए 26 जनवरी। हाँ? भारत का संविधान लागू हुआ था। गलती दी है जो कुछ ऑप्शन दिया है। 26 जनवरी 1950 हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दिया 26 नवंबर 1949 होगा। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बन गया था दोस्त। लागू ना हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना। ये बन गया था 26 नवंबर को। बोल रहा है कि 21 नंबर भारतीय जन संघ के संस्थापक कौन थे। तो साथियों में से होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न बोल रहा है कह रहा है कि दोस्त भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्त हमारा कैंसर होगा 1952 कब हुआ था? 1952। देखिए इस चैप्टर से हमारा खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं था, कम था। तो हम लोग सब्जेक्टिव की ओर पढ़ते हैं। ठीक है ना। इतिहास में हम लोग का क्या था ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव किए थे। ये था ना इसमें हम सब्जेक्टिव भी करते चलेंगे लाइने से। इससे फर्क दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, जमा ही आ रहा है। देखिए लघु तरीय प्रश्न है आपका। बोल रहा है कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है ना। तो एक दलीय व्यवस्था का है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए करें कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। देखिए करें जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल हो उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। विश्व में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक दल के प्रभुत्व से गुजरा हो। विश्व के अनेक देशों में एक दल का शासन प्रभुत्व हो रहा है। ठीक है ना। कहने मतलब ये देखिए जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल हो उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है।
और विश्व में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था। कहने का मतलब ये है दोस्त, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय देखिएगा सिर्फ कांग्रेस ही जीत रहा था ना, जीत रहा था कांग्रेस। तो उसी समय से एक दलीय व्यवस्था हुई था, उसके बाद में आपका बीजेपी आया बीच में। सिर्फ ऐसा भारत देश नहीं है सिर्फ जहाँ पर ऐसा हुआ है, नहीं, दुनिया के बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर ये सब हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि निसंदेह एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का लोकतांत्रिक चरित्र का खराब असर पड़ता है। हाँ, ये तो भाई इसमें कोई शक ना है कि एक दलीय जो प्रभुत्व प्रणाली है ना, लोकतंत्र चरित्र पर खराब असर पड़ता है। एक बात बताइए हमको, बात मेरा बात ध्यान सुनिए दोस्त, देखिए लाइट करके देखिए। कहने मतलब ये है कि देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी शासन करेगी तो आपको क्या लगता है उसको समझ में आएगा कि कहाँ पर गलती हो रहा है, कहाँ पर सही हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर सिर्फ कांग्रेस ही रहेगा तो कांग्रेस हमेशा रहेगा, तो कांग्रेस रहेगा हम काम करवा दिए। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे, देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे जो भी होगा मुखिया होगा, मान लीजिए मुखिया, तो ये जो मुखिया का जो छोटा सा काम होता है वो करवा दिया, और लगता है वही मुखिया बनता रहेगा, तो उसको क्या लगता है, उसको लगेगा कि हमारा पंचायत है इसमें एक काम की जरूरत है, उसको लगेगा नहीं हम सब काम करवा दिए, तो इससे क्या होगा, विकास ना हो पाएगा। यही बोल रहा है, इसमें कोई शक ना है कि जो एक दलीय प्रभुत्व प्राणी है ना, ये लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर पड़ता है। ये तो 100% फिक्स है। एक दलीय एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से देश में तानाशाही शासन को बढ़ावा मिलता है। हाँ, जिस देखिए जो एक दलीय रहेगा ना, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगा देश में, तो तानाशाह रहेगा, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाएगा। ठीक है ना, वो जो करेगा वही मतलब आपको मानना पड़ेगा। कैसे आप उसको वोट दिए हैं, और जब आप वोट दिए हैं तो वो बार बार उसको जिता रहे हैं, तो भाई साहब वो अपने मन से करेगा ना। इसीलिए चलते एक दलीय व्यवस्था नहीं रहना चाहिए, खराब है। अब देखो तो मान लीजिए कि देखो, कहने का मतलब ये है कि देखो अभी फिलहाल में कौन सी सरकार है, बीजेपी सरकार है ना। देखिए हमारे एंटी पार्टी में कौन है, जो बीजेपी के विरोध में कौन है, कांग्रेस है। कांग्रेस है ना। तो बताइए, आप देख ना रहे हैं बीजेपी आपका केंद्र में कितना साल से है, इतने साल से है ना भाई, कोई से अपने मन से कुछ काम नहीं कर रहा है। बताइए, बहुत ऐसा काम कर रहा है, उसको लग रहा है ना कि हम सब काम कर दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब आके वो देख रहा है ना, तो उसको लग रहा है नहीं किए ना है, तो उसको डर लग रहा है कि ना कि भाई साहब अगर हम काम नहीं करेंगे ठीक से तो जो कांग्रेस है ना लोग उसको वोट दे देंगे। लोगों के पास ऑप्शन है, जिसके वजह से सरकार रहती है। अगर लोगों के पास ऑप्शन ना रहता ना बदलने के लिए व्यवस्था, तो मत पूछिए कितना दुर्दशा होता, बहुत दुर्दशा होता। आपको पीटता, कहता ना रोना नहीं है, आपको मारेगा, बोलेगा रो मत रो मत रो मत, ऐसा आपका हाल हो जाता है, सोच लीजिए। इसीलिए देश में एक दलीय प्रभुत्व नहीं रहना चाहिए, बहुदलीय रहे तो बढ़िया रहेगा। लोग के पास ऑप्शन बहुत जाना चाहिए। देखिए कह रहा है अगला पॉइंट की वो लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, विचारों का अभिव्यक्त, दबाव समूह की राजनीतिक गतिविधियों, प्रेस मीडिया आदि की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करती है। ठीक है ना। ये कह रहा है ठीक है, जो ये आपका एक दलीय है, ये किन किन बातों को दबाना चाहेंगे। पहली बात राजनीतिक स्वतंत्रता, ये नहीं चाहेंगे ना कि लोग खुल के बात करें। ठीक है ना। समानता, सबको एक समान का भेदभाव नहीं करेगी। विचार, मतलब पूरा ये जो जितना चीज आपको दिख रहा है ये सब वो इसको दबाना चाहेगी, बोलेगी नहीं ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं रहेगा तो कैसे लोगों को पता चलेगा। देखिए हम आपको कहानी बताते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो जो गांव है जो शहर से जुड़े नहीं थे, उन लोगों को पता नहीं था देश आजाद हो गया। सोच लीजिए वो लोग अभी उनको नहीं पता है देश आजाद हो गया है, गांव के लोग को नहीं पता है। तो ये सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चीज है, आप कहीं पर बैठे देख लेते हैं, करे कि वह सत्ता को लोगों पर अपनी विचारधारा को थोपने का माध्यम बनाते हैं। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्त कि वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि वामपंथी दल वर्तमान स्थिति को बदल कर नई स्थिति लाना चाहता है। जो ये वामपंथी दल है ना, ये क्या चाहती है, जो आपका वर्तमान स्थिति है ना इसको बदल कर वह नई स्थिति लाना चाहती है वामपंथी।
ताकि समाज के दुर्लभ यानी कमजोर, समाज के कमजोर, पिछड़े, शोषित, जिसको दबाया गया है, दमित और विपन्न वर्गों का कल्याण हो सके। ठीक है ना, वामपंथी दल का यही होगा। वामपंथी दल या वामपंथी विचारों का समर्थन जो रहेगा ना, इन चीजों को बढ़ावा दे। ठीक है ना, दुर्बल, पिछड़े, शोषित, दमन, ये सब चीजों का। यह कम्युनिस्ट निजी पूंजी है। दाल सहारा वर्ग के अधिक नायकवादी लोकतंत्र में विश्वास करती है। यह कम्युनिस्ट निजी पूंजी है और पूंजीपतियों को पूर्णतः अनावश्यक और समाज विरोधी मानते हैं। ये जबरन भी पूंजीपतियों से हक छीन कर मजदूरों और किसानों को देने पर पक्षधर है। ये जो वामपंथी जो है ना, ये वामपंथी दल आएगा ना, ये सबके बारे में विचार करती है। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो पूंजीपति है, ये इन सबसे छीन के बोलेगी सरकार का है, और सरकार लेके इन सबको बांट देगी। ये वामपंथी का ये है। ये बहुत बढ़िया चीज है वामपंथी वाला। नहीं तो भाई साहब मत पूछिए। 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ा सुकून मिल रहा है, जब लगना जा रहा है तो बड़ा सुकून मिल रहा है। देखा कि ऐसी व्यवस्था में देश में तो कई पार्टियां होती है, ठीक है ना, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होती है, और तो अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता ही में रही। उसे 1952 के पहले 1957 के दूसरे व 1967 के तीसरे आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला था। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि ये कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकते थे। हमको बताया था ना दोस्त, जब हमारा जब जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय क्या था, क्या था उस समय, एक कहीं पार्टी ने उभर के सामने दिखाया ना यहाँ पर, और फिर जो फिर उसके बाद जब फिर चुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस से हराने वाला कोई नहीं था। ठीक है ना, ये आपका ये क्या है, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था का है। ठीक है ना, यही वाला हम बात किए। मतलब सिर्फ एक ही पार्टी का अधिकार रहेगा ना, उसको लोग ज्यादा अथी करेंगे ना, तो उसको लगेगा ना कि दोस्त मतलब कि नहीं, सब काम हो गया है। एकम इसका अकेला, ठीक है ना, अकेला वही रहेगा। बोले भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना, तो हमारा 5 नंबर का आंसर। ये रहा आपका टिप्पणी। देखिए, कह रहा है बाबू कि दुनिया के कह रहा है कि दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनने की गुंजाइश होती है। भारत में लगभग 750 से अधिक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं। देख लीजिए, आपके सामने लिख दिया ना, 750 से, भाई हिल कह रहा है, 750 से अधिक है छोटे बड़े राजनीतिक दल है। हम आपको तो, जबकि हमारे प्रधानमंत्री बोले थे जाके घाना और देश पार्लियामेंट में कि 550 से बेसी हमारे देश में छोटी छोटी पार्टियां है। तो दोस्त आपके सामने तो लिखे दिया, यानी 750 से अधिक है। ठीक है ना, भारतीय दलीय व्यवस्था में 3 तरह के दल है। पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, तीसरा क्षेत्रीय राजनीतिक दल। ठीक है ना, ये 3 तरह से दल बनाएगा, एक तो केंद्र में, एगो राज्य में, एगो पंचायत में, ये क्षेत्र में। ठीक है ना, सभी तरह के राजनीतिक दल चुनाव लड़े हैं, और दलों के लोगों चुनाव जीतकर विरोधी 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 में अपना भूमिका निभाते हैं। ये राजनीतिक दल नागरिकों को जागरूक करते हैं, देश में राजनीतिक स्थापत्य प्रदान करते हैं। ठीक है ना, ये आपका सबका चुनाव होता है। 3 गो है आपका भारत में, एक तक केंद्र का है, एगो राज्य का है, एगो क्षेत्र का है आपका। ठीक,
बोल रहा है अगला प्रश्न की 6 नंबर, राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। आपका कितना प्रश्न, 6 नंबर था ना। हाँ, देख लीजिए। करेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होता है, एक आधार स्तंभ होता है। लोकतांत्रिक देशों में सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। कह रहा है कि लोकतांत्रिक देशों में सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। भारत में राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी अनेक तरह से करते हैं। सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। सरकार यानाकार राजनीतिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। चुनाव चुनाव झार चुनाव क्या लिखा है जी। अच्छा, चुनाव भरने वाली राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हाँ ठीक है। राजनीतिक भरने, चुनाव हारने वाले क्या होता है, चुनाव हारने वाले होते हैं। राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल की लोगों को सरकारी मशीनरी से जोड़ते हैं और लोग की यात्राओं के पहुंचते हैं। राजनीतिक दल एक जनता के कह रहा है कि राजनीतिक दल जनता की इच्छा एवं आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाती है। देखिए, कह रहा है ना कि देखो सब लोग तो अपना चुनाव लड़ते हैं, सब लोग, जो जीतेगा वो शासन में बैठेगा, जो हारेगा वो आपके विरोध में बैठेगा, ठीक है ना। और ये जो जीत गया है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, हमारी बातों को लेके अपने वहां पर सरकार के पास पहुंचाती है। इन बातों पर भी ध्यान दिया जाए। कह रहा है 7 नंबर की एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है। देखिए, एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है, 7 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, साधारणतः देखा जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें कई तरह के पार्टियां होती है, ठीक है, किंतु किसी एक ही पार्टी या कई पार्टियों के समूह के पास सत्ता होती है। शेष पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती। जैसे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही। उससे 1952 के पहले 57 तीसरे चुनाव में विशाल बहुमत मिला। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि कांग्रेस के मुकाबला नहीं कर पाई। देखिए, 7 नंबर है और ये 4 नंबर मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक है ना। 8 नंबर करेक्ट, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है। करें कि भारत में चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भारतीय संविधान में एक सदस्य चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। देखिए, भारत में जब भी चुनाव होगा ना, तो हमारे संविधान में ना एक चीज को बनाया गया है। उसको क्या नाम दिया गया है, चुनाव आयोग, ठीक है ना। हमारे संविधान में लिखा गया है चुनाव आयोग, जिनका प्रमुख उत्तरदायित्व या कार्य विभिन्न स्तर पर स्वतंत्र रूप से या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना है। ये जो आपका है कौन, चुनाव आयोग, इसका काम क्या है कि भाई साहब शांति से और सच्चाई से, ये भोकस मार के गलत काम करके, मतलब कि वोट चोरी करके नहीं, नहीं, सच्चाई के साथ और शांति से चुनाव कराएगा। कौन कराएगा, तो भाई साहब चुनाव आयोग, ठीक है ना। ये आपके संविधान में है, इसको बनाया गया स्पेशल शुरू से। इसको आजाद पूरा छूट है चुनाव के समय। इस समय चुनाव आयोग को 3 सदस्य हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयोग थे, वह 2 अन्य चुनाव आयोग थे, ठीक है ना। एक वो मुख्य है, दूसरा और चुनाव। 9 नंबर प्रश्न करें कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए, ठीक है।
निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। ठीक है ना, ये हमारा रहा 9 नंबर। देख लीजिए 4 सुधार में कौन कौन है। देखिए कह रहा है पहला कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेगी। ठीक है ना। दूसरा, संसद और विधानमंडल में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण मिलनी चाहिए। तीसरा, चुनाव में धन के प्रयोग को रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर दंडात्मक कानून बनाना चाहिए। कठोर से कठोर। ठीक है ना। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अपराधी या अपराधी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए। ये आपका कुछ था। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए, ये वाला है। 10 नंबर कह रहा है कि एकात्मक, जाइए रुक जाइए रुक जाइए, 10 नंबर कह रहा है कि एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर, एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है भाई, दिखाते हैं हम आपको क्या समझते हैं। देखो कह रहे हैं कि एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है। ठीक है ना। और इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या सरकार की इकाइयां केंद्र के अधीनस्थ होती है। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है। ब्रिटेन नेपाल एकात्मक व्यवस्था की सरकार है। ये आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए ये आपका 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतर। ठीक है ना। लिबर्टी, जो ये स्वतंत्रता है ना, ये हिंदी रूपांतर किसका है, तो भाई साहब लिबर्टी का है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होती है। ये फायदा है स्वतंत्रता के। लेकिन तो भाई साहब राजतंत्र में ये सब व्यवस्था नहीं मिलती है। 12 नंबर, 12 में कह रहा है कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखे। ठीक है ना। दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखे। तो कह रहा है कि दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार है और यह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी है। दलीय प्रणाली 3 प्रकार की श्रेणियां है। पहली का एक दलीय, दूसरा द्विदलीय और बहुदलीय। तेरह नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त कि निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखे। ठीक है ना। निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखो। निर्वाचन आयोग का काम क्या है, 2 को लिखो। तो निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसके 2 कार्य प्रमुख है। पहले का मतदाता सूची तैयार करना और दूसरा चुनाव संपन्न कराना। ठीक है ना, ये उसका काम है। दोस्त ये हमारा छोटा सा प्रश्न जो था वो कंप्लीट हो गया। बस उसका एथी करना है, ये वाला। एक 2 गो प्रश्न दिया है और ये देखते हैं 2 गो प्रश्न 5 नंबर वाला है ना। तो देखिए 2 प्रश्न इतना में दिया है, बाप रे। देह दुखा जा रहा है। 32 मिनट से हम बोल रहे हैं ना। कह रहे हैं कि भारत में
भारत में एक अधिपत्यशाली दल व्यवस्था को परिभाषित करिए। ठीक है ना। कर रहा है, देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था पर उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है। भारत में दलीय व्यवस्था के संदर्भ में यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होती है। स्वतंत्रता की लड़ाई भारत में कांग्रेस के मंच पर से लड़ी गई। विभिन्न विचारधारा के लोग मात्र स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से इस संगठन में शामिल हुए थे। यही कहा था कि गांधी जी ने, देखो, जो आपका हमारा कांग्रेस जो हमारा जो कांग्रेस बना था ना, कांग्रेस ये आजादी के लिए बना था। मतलब कि सब लोग बोलते हैं कि चलो कांग्रेस जो है ना, इसको हम लोग मतलब कि इसको क्या कहते हैं, एक समूह बना जाए, उस समूह के मंच पे जाके सब लोग आवाज उठाएंगे। तो यह कांग्रेस बना था। देखिए गांधी जी क्या कहे थे। गांधी जी बोले थे, बाबू ना, कि तुम इस सबको अथी कर दो। गांधी जी बोले थे कि प्रस्तावना दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति कांग्रेस का मूल उद्देश्य था। ठीक।